नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश सरकार अब समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद नहीं करेगी। इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया है। लेटर में लिखा गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम पर तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कर्ज है, लिहाजा प्रदेश को समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के स्थान पर केंद्रीकृत उपार्जन योजना संचालन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट किया जाए। हालांकि राज्य सरकार के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के हवाले से कहा गया है कि इस व्यवस्था से किसानों के ऊपर कोई असर नहीं होगा और किसानों के उत्पादन की खरीद एमएसपी पर होती रहेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसे किसानों के साथ धोखा बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। तो मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उससे किसानों पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि किसान तो लगातार अपने उपज का दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और यहाँ सरकार कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है, कर्ज है और वो सरकारी समर्थन मूल्य पर फिलहाल उपज खरीदने की स्थिति में नहीं है। देखिए आशुतोष जी, किसानों का मसला कोई आज का नहीं है। किसानों का मसला बहुत पुराना है और हर सरकार जो आती है या जो है वो किसानों का भला करने की बात करती है। लेकिन किसानों की स्थिति क्या है, ये तमाम जगह जो इस तरह से आंदोलन हो रहे हैं या उनको उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है या खाद की दिक्कतें हैं, उसको लेकर जगह जगह जो आंदोलन हो रहा है उससे पता लगता है कि सरकार किसानों के प्रति उतनी संवेदनशील है नहीं जैसी वो बताया जाता है उसको। अभी जो सरकार ने पत्र लिखा है, जैसा कि उमंग सिंघार ने भी बताया है कि सरकार ने ये पत्र लिखा है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम गेहूं की और धान की खरीदी कर सकें और जो नागरिक आपूर्ति निगम है जो अभी तक खरीदी करती आई है गेहूं और धान की, उस पर 77,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। दिक्कत क्या होती थी कि सबसे कुछ साल पहले तक भारतीय खाद्य निगम जो फूड कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है वो खरीद करता था डायरेक्ट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि बीच में हम भी अपना एक एजेंट रख दें ताकि कुछ हमको पैसा मिलने लगे, तो उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदी शुरू कर दी और उसमें एफसीआई का जो हस्तक्षेप था वो खत्म हो गया। लेकिन एफसीआई जब गेहूं और चावल या दीगर चीजें खरीदती थी तो चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक उपक्रम था, इसलिए तत्काल किसानों का भुगतान हो जाता था। जब से नागरिक आपूर्ति निगम में ये आया तो पहले उनको पैसा जमा करना पड़ता था खरीदने के लिए भी या बेचने के लिए, और उसके बाद फिर नागरिक आपूर्ति निगम से उनको माल इशू हो रहा था। जैसे राशन दुकानों के लिए मैं बता रहा हूँ कि माल इशू होता था, कई कई दिनों तक माल इशू नहीं हो पाता था। तो किसानों की जो कर्ज की स्थिति थी, जो भारतीय खाद्य निगम जो लेता था उनसे गेहूं चावल, वो तत्काल में खरीद लिया जाता था और इसका भुगतान भी शुरू में तत्काल कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि नागरिक आपूर्ति निगम पहले अग्रिम भुगतान करती थी, बाद में उसको केंद्र से रियम्बर्समेंट मिलता था। तो उसमें ये हो रहा था कि रियम्बर्समेंट मिलने में काफी समय लग जाता था, तो इसलिए नागरिक आपूर्ति निगम इस खरीदी में फेल हो गई। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो आप देखिए कि करोड़ों रुपया फ्री में बांट रही है, चाहे वो लाडली बहना की योजना हो या दीगर योजना हो। अभी आप देखो कि 3,000 करोड़ का जो सरचार्ज है बिजली उपभोक्ताओं पे, जिन्होंने बिजली का बिल नहीं चुकाया है और उन पे सरचार्ज लगाया गया, वो भी माफ करने की घोषणा कर रही। तो इस तरह से आप अगर पैसे बर्बाद करोगे, सरकार के पैसे बर्बाद करोगे, और जो किसानों की खरीदी का मामला है, जो उनका अनाज का जो एमएसपी देना है या जो भी आपने समर्थन मूल्य रखा है वो आप नहीं दे पा रहे, तो इसमें किसकी दोषी है, कौन दोषी है? अरबों रुपया आप लुटा रहे हो फ्री में, और उसके बाद जब किसान जो अपनी फसल रात दिन मेहनत करके और प्रकृति से लड़के लेके आता है उसको आप खरीदने की स्थिति में नहीं हो, तो इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है? मेरा सवाल अब ये है कि क्या अगर जो एफसीआई किसानों की उपज को खरीद करती है तो क्या इसको किसानों को इससे फायदा होगा? क्या किसानों को हमेशा निश्चित तौर पे इससे फायदा होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि छोटे किसान जो हैं उनका माल बड़े किसान नहीं लेते हैं और फिर वो बेचते हैं, आपको एफसीआई में देते हैं। लेकिन एफसीआई द्वारा खरीदे जाने से आपकी खरीदी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो
क्वालिटी कंट्रोल की स्थिति है वो काफी मजबूत होती है। आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% तक जो क्वालिटी कंट्रोल की जांच होती है, जबकि नागरिक आपूर्ति निगम के पास कोई ऐसे लोग नहीं थे, ग्रेडर लोग थे जो इसकी क्वालिटी की जांच करते थे और 2 से 3% तक की जांच होती थी। लेकिन एफसीआई में जब होता है तो उनकी क्वालिटी कंट्रोल के एक पैरामीटर्स हैं, उसके तहत अगर आपका अनाज आता है तब तो वो खरीदते हैं। फिर उसके बाद सुपर चेकिंग भी होती है, जैसे मान लीजिए मैनेजर ने आपकी क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजर ने देखा, उसके बाद सुपर जो चेक होता है वो भी होता है। तो ये तो फायदा होगा किसान को कि उसको निश्चित तौर पे पैसा मिल जाएगा, तत्काल मिल जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि छोटे किसान जो हैं उनके फसलों को बड़े किसान खरीद लेते हैं, तो क्या इससे नहीं लग रहा है कि बिचौलिया जो होंगे, मध्यस्थ होंगे, उनको ज्यादा फायदा होगा फिर? देखिए, बिचौलिए तो हर जगह हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिचौलिए अभी नहीं है। अब जिनके पास छोटे किसान हैं, जिनके पास 2-2, 4-5 5 एकड़ जमीन है, वो जो अपना माल लेके आते हैं तो उनको बड़े किसान ले लेते हैं, और फिर वो तो बड़े किसान तो सरकार को बेचता ही नहीं है, वो तो सीधा बाजार में बेचता है जाके। ये छोटे जो वाले हैं जो ये समर्थन मूल्य की आशा रखते हैं, जैसे अभी मेरे ख्याल से धान में 2400 रुपया कुछ समर्थन मूल्य है, गेहूं में 150 रुपये, 175 रुपये वो बोनस दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो इस तरह से वो 2600 के आसपास हो जाता है। लेकिन बाजार में आप देखिए क्या रेट है, 3800 से 4000 तक के रेट हैं गेहूं के और इसके आपके चावल के। तो ये फायदा जरूर है किसान को, लेकिन आपकी खरीदी कम हो जाएगी ये अगर एफसीआई को आप देते हो। लेकिन एक फायदा जरूर होता है किसान को कि उसको तत्काल पैसा मिल जाता है, जबकि नागरिक आपूर्ति निगम में उसको भटकना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास कोई काम नहीं है, उसके पास जो सरप्लस स्टाफ जो रहता है, जो सरप्लस अनाज है, वो भर इधर से उधर ले जाने का काम बचा है। और जो नोडल एजेंसी है राज्य सरकार की वो है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो वो जो नागरिक आपूर्ति माल खरीदती है और वेयर हाउस में रखती है, जबकि एफसीआई के पास इतने बड़े बड़े गोडाउन हैं और जो खाली पड़े हुए हैं, जो सरप्लस उनके पास अनाज है वही वो रख पा रहे हैं और उसको इधर से उधर मान ली जहां कमी है वहां भेजते हैं रैक के माध्यम से। तो एफसीआई में अगर आप फिर से केंद्रीकरण की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने जैसा पत्र लिखा कि हमारे पास पैसे की स्थिति नहीं है, अगर एफसीआई खरीदे, जैसे आप देखिए कुछ राज्यों में है वहां पे केंद्रीकृत वो खरीदी हो रही है, तो एफसीआई ही खरीदती है, उसमें परिवहन का भी काम उनका है, खरीदी का काम भी उनका है और स्टोरेज का भी काम उनका है। तो फूड कॉर्पोरेशन से खरीदने में ये फायदा जरूर होगा किसान को कि उनको उपज का पैसा तत्काल मिल जाएगा, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी का आप अनाज जब खरीद पाओगे तब आपको पेमेंट मिलेगा। अभी क्या हो रहा था कि 2 या 3% में तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। 2-3% की आपने जांच करी, उसमें अगर मान लो कोई गड़बड़ी निकली तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे भी माना जाता है कि बड़ा भ्रष्टाचार होता है, तो वो सब मैनेज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जब 60 से 70% तक की जांच होती है क्वालिटी कंट्रोल के, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो जब उसमें खरा नहीं उतरता है तो उसको साफ करना पड़ता है, फिर से लेके आना पड़ता है, तो ये खरीदी कम हो सकती है उसमें, लेकिन उनको पैसा तत्काल मिल जाएगा। लेकिन वैसे तो पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में खेती का धंधा जो है, खेती जो कर रहे हैं किसान, उनके लिए वो घाटा ही साबित हो रहा है। अभी हाल ही में बेमौसम बरसात हुई, आपने देखा ही होगा, पूरा धान की जो फसल तैयार हो गई थी, पूरी धान की फसल गिर गई और इसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो किसान खाद के लिए लाइन में लगते हैं और लाठियाँ मिलती हैं किसानों को। आखिर ऐसा किसानों के साथ कब तक चलता रहेगा? तमाम तरीके के वादे होते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कोई वादा पूरा होता नहीं है। तो क्या किसान केवल वोट बैंक मात्र बन के रह गई है पार्टियों के लिए? किसानी और खेती जो है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है। आप लाख उसमें आधुनिक यंत्र लगा लें, लेकिन ईश्वर की जो प्रकृति का, मानिए बहुत तेज बरसात हो गई तो आप क्या करोगे? पूरी खेत को तो ढाक नहीं सकते हो, या सूखा पड़ गया तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने तरफ से पानी दे रहे हैं, आपके पास हैंड पंप है, आपके पास मशीन है, लेकिन पूरी जो प्रकृति की जो स्टाइल है वो तो उसी तरह से खेती होती है, और वो पूरा निर्भर जो है वो किसान खेती पे निर्भर करता है, और खेती पूरी तरह से प्रकृति में निर्भर करती है। किसान एक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, पूरे प्रदेश में हो चाहे देश में, और उनकी आबादी बहुत बहुत बड़ी है, और इसलिए सरकार उनके वोट लेने के चक्कर में उनसे तरह तरह के वायदे करती है। आपने तो दिल्ली में देखा ही होगा कि सोना का आंदोलन कितना लंबे समय तक चला, कितने किसान उसमें मर भी गए,
जो कानून बना दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें बाद में उसको वापस भी लाना पड़ा। आंदोलन को कुचलने के तमाम तरीके अपनाए गए, वहां पर तार कांटे वाली बाड़ी लगा दी गई, पुलिस लगा दी गई, तमाम तरह की चीजें हुई। और उनकी जो एक मांग सबसे बड़ी होती है कि एमएसपी पे दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर आप हमारा एक तय कर दी जाए, लेकिन वो तय कर पाना संभव नहीं। बहुत सी जो जिन्स हैं उसमें आप एमएसपी तय नहीं कर सकते। तो छोटे किसान जो हैं उनको दिक्कत होती है, जिनके पास बहुत लंबी चौड़ी खेती है, जो 100 150 एकड़ के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो छोटा किसान होता है, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है अगर प्रकृति का कोई प्रकोप हो जाता है। मान लीजिए ओला पड़ गया या आपका पानी ज्यादा बरस गया या सूखा पड़ गया, तो फिर उनकी फसल जो पूरी साल भर वो उगाते हैं वो पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए क्या हो रहा है कि आप किसान 2-2 3-3 फसल लेने लगा कि भाई दबे अगर एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसल में हमको उसको फायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो जो आपका ये जो केमिकल का उपयोग हो रहा है वो बहुत घातक है। मूंग के बारे में तो ये कहा जाता है कि मूंग इतनी ज्यादा खतरनाक है, उसमें 4-4 5-5 बार स्प्रे किया जा रहा है फसल बढ़ाने के लिए और उसको कीड़ों से बचाने के लिए। तो ये कई चीजें बड़ी घातक हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है, जैसे किसान हमारे कुछ मित्र हैं, कि कोई भी सब्जी जो छिलके वाली है वो ही आप खाएं, जो छिलके वाली सब्जी नहीं है वो ना खाएं, क्योंकि छिलके वाली सब्जी में अगर आप छिलका उतार देते हो तो बहुत कुछ जो केमिकल का असर है वो कम हो जाता है। तो किसानों को क्या है, वोट बैंक समझ लिया है किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी। फिर से हम मध्य प्रदेश पे ही आएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। सरकार कह रही है कि जो कर्ज में पैसे लिए जा रहे हैं वो कल्याणकारी योजनाओं में खर्च हो रहे हैं। तो क्या ये भी तो एक कल्याणकारी योजना ही था ना? फिर तो इसको आखिर बंद करने के पीछे वजह क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, और किसानों का जो माल आप खरीदते हो, टनों से माल खरीदते हो, तो उसमें आपको पैसा तो देना पड़ता है, और पहले पैसा देना पड़ता है, बाद में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। फिर दूसरी जो फ्री बीज चल रही है इस समय वोटों की खरीदी के लिए, लोगों को करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हमको वोट मिल जाए। अभी बिहार में आप देखो कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के, 75 लाख महिलाओं के खाते में डाल दिए गए। तो ये तो सीधा सीधा रिश्वतखोरी का मामला है कि आप हमसे पैसा ले लो और हमको वोट दे दो। तो कल्याणकारी योजनाएं कौन सी होती है? कल्याणकारी योजनाएं तो ये होती हैं कि आप लोगों को रोजगार मुहैया करवाओ, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगवाइए, आप छोटे उद्योगों को मदद कीजिए, वो कल्याणकारी योजना हो सकती। किसी को फ्री में पैसा देना या उनके माफ कर देना, कर्ज माफ कर देना, ये कर देना, इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे मान लीजिए ये आपका एमपी वाला मसला है, 3,000 करोड़ का आपको नुकसान होगा अगर आप सरचार्ज खत्म कर दो। तो इससे क्या होगा कि लोगों को ये लगेगा यार बिजली बिल काय को चुकाओ, तो सरकार अपने आप माफ कर देगी। इसी तरह से कर्ज माफी का है, कर्ज माफी कर दी जाती है तो लोगों को लगता है कि हम कर्ज क्यों चुकाएं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसको डावाडोल करे। अभी आप देखिए कि जितना आपका मध्य प्रदेश का बजट है उससे ज्यादा तो कर्ज ले चुके हैं, और उसमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये कल्याणकारी योजनाओं की क्या परिभाषा है, ये तो बड़ा कठिन है कह पाना। सब ये राजनीतिक दल तो यही कह देते हैं कि हम कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कल्याण हो कहाँ रहा है? आपकी प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, और कर्ज देखिए कितना ही बड़ा कुआं क्यों ना हो, अगर आप उसमें से सिर्फ पानी उलीचते रहेंगे तो एक दिन वो कुआं भी सूख जाएगा। एक सीमा होगी कर्ज लेने की। अभी आपने जो आपका बजट है उससे ज्यादा कर्ज ले लिया, उसके बाद अगर और कर्ज लोगे आप, तो जो ब्याज है वो कहाँ से चुकाओगे? लोगों से आप टैक्स लोगे, तो लोगों जनता के पैसों से ही आप ये सब कुछ कर रहे हो। लोगों को एक तरफ पैसा ले रहे हो, दूसरी तरफ आप लुटा रहे हो। तो ये जो स्थितियां हैं ये किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए घातक होंगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर जब प्रदेश की अच्छी होती है तो वो कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से चला सकती है। लेकिन अब जैसे यही देख लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये बहाना लेके वो कह रहे हैं कि साहब आप हम खरीद नहीं कर सकते, अब एफसीआई खरीदी करें। अगर आपकी स्थिति अच्छी होती तो निश्चित तौर पे आप जो किसान हैं उनको बकायदा उनका जो समर्थन मूल्य है वो देते और उनसे अनाज खरीदते। दिक्कत वही है कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे लोगे, और जब पैसा नहीं होगा तो फिर इस तरह की जो योजनाएं हैं वो खटाई में पड़ जाएंगी।
तो जी। ये तमाम चीजें सरकार को सोचना होगा कि हम किस तरह की कल्याणकारी योजनाओं पे पैसा खर्च कर रहे हैं। फ्री बीज से लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है, एक एक घर में 4-4 महिलाओं को पैसा मिल रहा है, बैठे ठाले पैसा मिल रहा है, वो कोई काम नहीं करती। आप किसी बड़े बिल्डर से पूछ लीजिए, आप किसी बड़े व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहता है कि सब लेबर ही नहीं मिलता है, क्योंकि सबको लगता है कि हमें तो फ्री में पैसा मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में गेहूं, फ्री में चावल, फ्री में तेल, फ्री में शक्कर, सारी चीजें आप मुफ्त में देने लगोगे तो कौन काम जी, करेगा? तो और जब तो निकम्मा होता जाएगा। जी। तो सरकार को ये तय करना होगा कि आखिर कल्याणकारी योजना क्या क्या हो सकती है, उसकी परिभाषा एक तय करनी पड़ेगी। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति एक तरह से सही नहीं है। भले ही सरकार कितना भी बोले कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की खराब है फिलहाल। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।